Hello students, I am Dr. Virender Singh from SKL Classroom Environment. Students, today we are going to discuss plus 2 chapter Lost Spring from the book Flamingo. The writer of this chapter is Anish Jung. Anish Jung. She is the writer of the chapter Lost Spring. Dear students, this Lost Spring is a collection of stories named Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Lost Spring Stories of Stolen Childhood, इस तरह से उन्होंने कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज लिया। उनमें से ये एक स्टोरी आप लोगों को आपके सिलेबस में दी गई है। मैं थोड़ा सा आपको राइटर के बारे में बता दूं। अनीश जंग, शी इज एन इंडियन राइटर, शी इज फ्रॉम हैदराबाद, शी वॉज बोर्न इन 1964 एंड शी इज स्टिल विद अस। द एज ऑफ हर इज नियर अबाउट 56 years nowadays. Students, here this chapter Lost Spring, come to the meaning of this chapter Lost Spring, as the spring is the best season of a year. Similarly, the spring of the life of a man person is childhood. जिस तरह से एक साल का सबसे सुंदर पीरियड स्प्रिंग सीजन होता है, उसी तरह से मानव के जीवन का सबसे सुंदर पीरियड चाइल्डहुड होता है। उसी के अंदर जिस तरह से स्प्रिंग सीजन के अंदर फ्लावर्स, कलियां खिलती हैं, तो वो भी एक कली है, वो बच्चा भी एक कली है और वो भी खिलता है। इसलिए हमने यहाँ पर स्प्रिंग वर्ड का प्रयोग किया है। खैर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर राइटर आप लोगों को ट्विन स्टोरीज दे रहा है। वन इज समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज। हेयर दिस इज द स्टोरी ऑफ ए बॉय साहेब ए आलम, and the second is I want to drive a car. This is the story of Mukesh. So it is divided into 2 stories. Today we will take the first one. आज हम जो डिस्कस करेंगे हमारे क्लासरूम के अंदर वो ये पहले वाली करेंगे। Sometimes I find a rupees in the garbage. साहिब ए आलम। बच्चों, जैसा कि क्लियर हो रहा है यहाँ पर 2 स्टोरीज के अंदर, पहली जो कहानी है वो एक लड़के के बारे में, एक बच्चा है ये साहिब ए आलम। ये क्लियर है कि ये बच्चा कहाँ का है, ये बांग्लादेश का है। दूसरा बच्चा मुकेश है, ये बिल्कुल क्लियर है कि साहिब ए आलम अगर हम रिलीजन से देखें तो ये एक मुस्लिम बच्चा है। मुकेश ये एक हिंदू बच्चा है एंड ही इज फ्रॉम इंडिया। इन 2 बच्चों के अलग अलग कंट्रीज के 2 बच्चों को लेकर के राइटर बहुत कुछ आप लोगों को बताना चाहती है। राइटर आप लोगों को बताना चाहती है इसके माध्यम से कि ए चाइल्ड इज ए चाइल्ड, ही मे लिव इन आवर कंट्री और इन अदर कंट्री, ही हैज द चाइल्डहुड, ही हैज द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्डहुड। राइटर आपको बताना चाहते हैं कि बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो भारत का है, चाहे वो बांग्लादेश का या किसी और कंट्री का है, उन सब की साइकोलॉजी एक ही जैसी होती है। जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं, फिजिकल बाउंड्रीज होते हैं, वो बच्चों का बचपन बदल नहीं सकती। राइटर आप लोगों को ये बताना चाह रही है यहाँ पर। तो आइए हम पहले वाला चैप्टर हम लेते हैं, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज। ये कहानी है बच्चों बांग्लादेश के एक बच्चे की जिसका नाम है साहिब ए आलम। ये कहानी आप लोगों को बताती है कि पावर्टी एंड ट्रेडिशंस लेड द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड्स एक्सप्लॉइटेशन। दूसरे अर्थों में आप कहेंगे कि गरीबी और जो ट्रेडिशन से परंपराएं बना रखी हैं हमारे बुजुर्गों ने, वो हमारे बच्चों के जीवन को शोषण की तरफ लेकर के जाते हैं। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दे लेड टुवर्ड्स चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन और चाइल्ड लेबर। वो बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ लेकर के जाती हैं। और राइटर इस बात को कि गरीबी एक बहुत बड़ा कर्स है, एक अभिशाप है, वो और जो परंपराएं बुजुर्गों ने चला रखी हैं वो हमारे बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ लेकर के जाते हैं। वो 2 बच्चों का एग्जाम्पल देकर के राइटर यहाँ पर प्रूव कर रही है। अनीश जंग उन चीज़ों को प्रूव कर रही है। आज हम उसमें से एक लेंगे, साहिब ए आलम की क्लास के बारे में। आज हम इस की कहानी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। हमें ये पता है कि अनीश जंग अनेक न्यूज़पेपर्स के अंदर काम करती थी और ये दिल्ली के अंदर भी रहती थी। तो दिल्ली के अंदर जब ये रहती थी तो इनके आसपास के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे थे जो सुबह सुबह झुंड के रूप में बाहर आते थे और वो क्या करते थे, दे वर जस्ट लाइक द रग पिकर्स। वो ग्रैबेज के अंदर कुछ सर्च करते थे, ढूंढते रहते थे। ग्रैबेज मीन्स बच्चों जो कचरा होता है उसके अंदर वो कुछ ढूंढते रहते थे।
तो राइटर उन बच्चों को देख करके और राइटर को उन बच्चों पर दया आती है और राइटर उनसे पूछती है व्हाई नॉट यू डू समथिंग एल्स, तुम कुछ अलग कार्य क्यों नहीं करते। तो बच्चे कहते हैं मैडम व्हाट वी शुड डू, हम क्या करें। राइटर बताते हैं गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो बच्चा कहता है मैडम यहां कोई स्कूल है ही नहीं हमारे आसपास के अंदर। राइटर बोलती है अगर मैं आप लोगों को स्कूल बना दूं तो फिर वो बच्चा कहता है यस मैम डेफिनेटली वी विल गो टू स्कूल, हम जरूर स्कूल जाएंगे। 2 दिन 3 दिन गुजर जाते हैं, पीछे से बच्चा राइटर को पुकारता है मैडम हैव यू बिल्ट द स्कूल, क्या तुमने स्कूल बना दिया। राइटर उसको बताती है कि बच्चे इतनी जल्दी स्कूल नहीं बनते, बट यहां पर राइटर सोचती है और वो कहती है कि जैसी मैंने इन बच्चों के सामने एक प्रोमिज की है कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बना रही हूं, ऐसी ही पता नहीं कितनी और प्रोमिजीज जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और जो अथॉरिटी हैं वो इस तरह के गरीब बच्चों के लिए करती है। बट ऑल दोज प्रोमिजीज आर होलो एंड दोज आर एम्प्टी। तो यहां पर बच्चों एक तरह से राइटर ने एक व्यंग देने की कोशिश की, एक सटायर किया हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर और हमारी अथॉरिटीज के ऊपर एक व्यंग मारा है। मैं आप लोगों को कई बार बताता रहता हूं कि जो लिटरेचर है ना, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी। जो जिस समय का साहित्य होता है वो उस समय का इतिहास भी बताता है और उस समय का एक दर्पण होता है, मिरर होता है। तो यहां पर भी राइटर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसे उन्होंने एक मजाक के अंदर उन बच्चों को बताया है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बना दूं, इस तरह की तो कहती है कि बहुत प्रोमिजेज हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। राइटर उस लड़के से पूछती है फ्रॉम वेयर यू आर, तुम हो कहां से आए हो और तुम यहां क्यों आए हो। तो वो बच्चा बताता है कि मैडम वी आर फ्रॉम ढाका, हम ढाका से आए हैं। ढाका कहां है बच्चों, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश है जो हमारे बे ऑफ बंगाल के ऊपर हमारे बंगाल के साथ लगता हुआ है। तो ये हमारा ही भारत का ही एक हिस्सा था। ये 1971 के अंदर पाकिस्तान से अलग होकर के और अब एक फ्री कंट्री बन गया है बांग्लादेश। तो ये बताता है कि मैडम वी आर फ्रॉम ढाका, वहाँ हमारे फील्ड्स हैं, बट ऑल दोज फील्ड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स एवरी ईयर। हर साल हमारे जो फील्ड्स हैं वो नदियों में बाढ़ आता है तो हमारे सब फसलें बह जाते हैं, हमारे घर भी बह जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आ गए और अब दिल्ली के अंदर रहते हैं। दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं वो एक एरिया है सीमापुरी, वहाँ रह रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सीमापुरी एरिया के अंदर भी कैसे हैं। राइटर उससे पूछती है कि व्हाट योर नेम इज, तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा बताता है मैडम माय नेम इज साहिब ए आलम। साहिब ए आलम, ये उसका नाम है, साहिब ए आलम, ये रहा साहिब ए आलम। अब राइटर साहिब ए आलम, राइटर उससे पूछते हैं डू यू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम, तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या होता है। वो कहता है नो नो मैडम, नो आई डोंट नो। मैडम सोचती है कि अगर इस बच्चे को इसके नाम का मीनिंग पता लग गया तो डेफिनेटली इसको दुख होगा, क्योंकि उसके नाम का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ होल यूनिवर्स, देवताओं का देवता, भगवान, केवल धरती का नहीं, ब्रह्मांड में यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट हैं उन सब का जो गॉड होगा दैट विल बी साहिब ए आलम। यहां पर राइटर ने एक बहुत जबरदस्त आयरनी का प्रयोग किया है। आयरनी बच्चों मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी कि आयरनी का मतलब क्या होता है, जैसा सोचा जाता है उससे बिल्कुल उल्टा घटित होना। अब जरा आप यहां पर गौर करके देखें, अगर आपको कोई कहता है कि साहिब ए आलम, तो साहिब ए आलम के का वर्ड आते ही आपके दिमाग में बहुत बड़ी पिक्चर बन जाती है कि ही इज द गॉड ऑफ गॉड्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द होल यूनिवर्स। बहुत बड़ा इमेज आप लोगों के दिमाग में बनता है, लेकिन एग्जैक्टली उसका काम क्या है, ही इज ए रैग पिकर, ही सर्च समथिंग फ्रॉम द ग्रेबेज डेली अर्ली द मॉर्निंग। सुबह सुबह वो कुछ कचरे के अंदर ढूंढता है, ऐसा साहिब ए आलम है। तो बतो इसको क्या कहा गया, यहाँ पर आयरनी कहा गया है। आगे आइए, राइटर उस बच्चे से पूछता है बिकॉज दे ऑल आर बेयरफुट, वो बिल्कुल नंगे पांव है, वो अकेला एक साहिब आलम नहीं है। देयर इज ए ग्रुप ऑफ सच चिल्ड्रन, देयर इज ए ग्रुप ऑफ सच चिल्ड्रन, ऐसे बहुत से बच्चे एंड हु रिमेन ऑलवेज बेयरफुट, सब के सब नंगे पांव रहते हैं। तो राइटर उनसे पूछते हैं, अनिश उनसे पूछते हैं व्हाई नॉट हैव यू चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो वो साहिब आलम कहता है मैडम माई मदर डजंट गिव मी, शी हैज पुट देम ऑन द कपबोर्ड, मेरी माँ ने कपबोर्ड के ऊपर रखे, अलमीरा के ऊपर रखे, वो मुझे देती नहीं है। दूसरा बच्चा कहता है इफ शी गिव्स ही विल नॉट पुट देम ऑन, ही विल नॉट वियर देम।
अगर वो दे भी देती है तो भी ये पहनता नहीं, क्योंकि यहाँ परंपरा ही ये है कि चप्पल ना पहनना, बेयरफुट रहना ही यहाँ की एक परंपरा है। राइटर ये बताती है कि ये सच्चाई नहीं थी। द रियलिटी वाज दैट ऑल दीज थिंग्स वर ड्यू टू पॉवर्टी। ये सब की सब चीजें किसकी वजह से थी? पॉवर्टी की वजह थी। सब चप्पल भी पहनना जानते थे, चाहते थे, सब जूते भी डालना चाहते थे, बट द रियलिटी वाज पॉवर्टी। गरीबी की वजह से वो सब ऐसा नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर राइटर एक कहानी बता रही है, और कहाँ की कहानी है स्टूडेंट्स? ये उदुपी की कहानी है। ये उदुपी एक प्लेस है, वहाँ की कहानी है। एक व्यक्ति है, वो बताता है कि उदुपी के अंदर एक पुजारी का घर था। उस पुजारी का एक बेटा था, छोटा बच्चा। जब वो स्कूल जाता था तो रास्ते के अंदर मंदिर आता था जहां पर उसके पापा कार्य करते थे। वो मंदिर में रोज जाता था और उस मंदिर देवी के सामने रोज खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रेयर करता था कि ओ गॉडेस काइंडली प्रोवाइड मी ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ चप्पल से। वो रोज गॉड से प्रार्थना करता था कि क्योंकि वो बेयरफुट होता था कि कृपया करके मुझे एक चप्पल की जोड़ी दिलवा दो या मुझे एक जूतों की जोड़ी दिलवा दो। वो रोज जाता था इसी तरह से। व्यक्ति बताता है कि 30 साल के बाद वो उसी स्थान पर दोबारा गया, उसी मंदिर में गया। 30 ईयर्स के बाद, 3 दशक के बाद, 3 डिकेड्स के बाद वो वापस गया वहां पर। एंड ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट टेंपल वाज इन डेसोलेशन कंडीशन, कि वो तो डेसोलेशन के अंदर था, मतलब छिन्न भिन्न हो रहा था। उसकी अब वो कंडीशन नहीं थी जैसी पहले हुआ क्या करती थी। बिल्कुल खंडहर रूप के अंदर वो बन चुका था। लेकिन उसके अंदर के आंगन में, मंदिर के अंदर के आंगन के अंदर व्हाइट एंड रेड प्लास्टिक चेयर्स रखी हैं, एक बेड रखा हुआ है। एक छोटा बच्चा आता है जो परहैप्स स्कूल गोइंग बच्चा है, उसके एक बैग पीछे उसके शोल्डर्स पर है। उस बच्चे ने सॉक्स और शूज डाल रखे हैं, उस बच्चे ने टाई भी डाल रखे, और पब्लिक स्कूल की उसकी यूनिफॉर्म है। वो बच्चा आते ही अपने बैग को फेंक देता है। अब बच्चों यहां पर गौर करके देखिए, ये छोटा बच्चा कौन है? ये बच्चा उसी लड़के का लड़का है जो 30 ईयर्स से पहले एक गॉड के सामने प्रेयर करता था कि मुझे चप्पलों का पेयर मिल जाए या जूतों का पेयर मिल जाए। ये उसी का बच्चा है, क्योंकि इसका पापा भी वहां पर पुजारी था। तो अब वो लड़का, उसका लड़का अब यहां पुजारी होगा, और उस अब जो प्रेजेंट पुजारी है उसका बेटा ये छोटा बच्चा है जो स्कूल से आया है अभी अभी। अब यहां बच्चों जरा गौर करके देखिए, बिफोर 30 ईयर्स वो बच्चा गॉड से प्रेयर कर रहा था कि मुझे जूते दिलवा दो। आज उसका बेटा, हर चीज उसके पास है। उसके पास शूज भी है, उसके पास सॉक्स भी है, उसके पास टाई भी है, एक ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म भी है, और अंदर क्या है? प्लास्टिक चेयर्स हैं और बेड हैं। अब बच्चों जरा यहां पर, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राइटर कभी भी कोई चीज बताती है तो वो बहुत कुछ चीजें, कुछ भी लिखती है तो बहुत कुछ चीजें बताने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी राइटर ने आप लोगों को उदुपी का एक एग्जाम्पल दे करके राइटर ने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। समाज के अंदर आते हुए बदलाव को दिखाने की कोशिश की है, समाज के अंदर आते हुए विकास को दिखाने की कोशिश की है। जरा गौर कीजिए बच्चों, प्लास्टिक चेयर एंड बेड, शूज, सॉक्स एंड टाई एंड पब्लिक स्कूल यूनिफॉर्म, ये सब किसका प्रतीक है? दीज ऑल आर द सिंबल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये प्रोस्पेरिटी का, समृद्धि का प्रतीक है। ये हमें ये बताती है कि वहां पर विकास आ रहा है, वहां पर उन लोगों के हाथों में आज पैसा आ रहा है, ये चीज दिखा रहा है। और बच्चों एक चीज समझने की यहां पर, जहां जहां विकास होता है, फिजिकल प्लीजर्स जहां जहां आते हैं, मटेरियलिज्म जहां जहां आता है, जहां जहां भौतिकवादिता, सुख सुविधाएं आती हैं, वहां पर नैतिकता का और धर्म का नुकसान होता है। ये एक बहुत बढ़िया बैलेंस बना हुआ है। देखिए बच्चों, जहां जहां आपके पास पैसे आएंगे, अगर आप मटेरियलिज्म को ऊपर बढ़ाओगे तो आपकी जो मोरालिटी है ना, वो नीचे आती चली जाएगी। अगर आप पैसा नीचे लेकर के आओगे तो मोरालिटी ऊपर चढ़ती हुई चली जाएगी। ये एक सिस्टम है। मोरालिटी और पैसा, भौतिकवादिता बराबर नहीं रह सकती कभी भी। अगर आप भौतिकवादिता को बढ़ाओगे, मटेरियलिज्म को बढ़ाओगे तो मोरालिटी नीचे आ जाएगी। अगर आप मोरालिटी को बढ़ाओगे तो भौतिकवादिता नीचे आ जाएगी। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती। यहां पर भी राइटर ने वही सिद्ध करने की कोशिश की है कि पहले मंदिर साफ सुथरा था, सुंदर बिल्डिंग थी, इसलिए वहां पर भौतिकवादिता नहीं थी, सुख सुविधाएं नहीं थी वहां पर। तो वो बच्चा गॉड के सामने जाकर के हाथ जोड़ता था और गॉड के प्रार्थना करता था। आज घर में सुख सुविधाएं आ गई हैं तो बच्चा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू टेंपल, इंस्टेड ऑफ गोइंग बिफोर गॉड, ही थ्रीव हिज बैग, ही थ्रीव हिज सॉक्स एंड शूज हेयर एंड देयर एंड ही सिट्स इजीली, और आराम से वो बच्चा बैठ जाता है।
तो यहां राइटर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब प्रोस्पेरिटी आती है तो मॉरलिटी का नुकसान होता है, धर्म का नुकसान होता है, ये डिग्रेडेशन हो जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ द जनरेशन होता है ये। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स, राइटर एनिस जंग इन बच्चों के जब साथ रह रही हैं तो वो काफी कुछ को जानने पहचानने लग गई और वो एक बार इन बच्चों के साथ इनके घर पर भी जाती है और इनका घर कहाँ है? सीमापुरी पर है। ये सीमापुरी बच्चों दिल्ली के पास एक इलाका है, ये जो पूर्वी दिल्ली है, ईस्टर्न दिल्ली है, उसके पास है, उधर है ये। और यमुना को पार करने के बाद ये एरिया आता है, पूर्वी दिल्ली के अंदर आता है। स्टूडेंट्स, ये बता रहे हैं कि सीमापुरी के अंदर ये सब के सब लोग रह रहे हैं। ये सब कहां से आए हैं? ढाका से या बांग्लादेश से आए हैं। कब आए हैं ये 1971 के अंदर आए हैं। अब ये इतिहास की एक बात है कि 1971 के अंदर इधर पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने जाकर के वहां पर आक्रमण किया, क्योंकि ये भी बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, ये पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा होता था और बीच के अंदर भारतीय सेनाओं ने बीच में कूद करके और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और बांग्लादेश 1971 से वर्ल्ड मैप के ऊपर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आ गया। तो उस वक्त 1971 में बहुत से बांग्लादेशी भारत के अंदर आ गए और इधर उधर आकर के बस गए। उन्हीं का एक ग्रुप ये दिल्ली के अंदर आया था, जहां उनको सीमापुरी में बसा दिया गया। राइटर बताता है कि सीमापुरी वाज ए जंगल एट दैट टाइम, वो जंगल ही जंगल था। और राइटर कहती है कि आज भी वो एक जंगल ही है, बट एट दैट टाइम इट वाज द जंगल ऑफ द ट्रीज एंड बुशीज, बट टुडे इट इज ए जंगल ऑफ द मड हाउसेज। उस वक्त यहाँ पर झाड़ियाँ और पेड़ थे, लेकिन ये आज झाड़ी और पेड़ों से खाली नहीं है, बल्कि यहाँ पर सबके सब मड हाउसेज बन गए। नाउअडेज इट हैज बिकम द जंगल एंड द फॉरेस्ट ऑफ द मड हाउसेज। अब यहाँ पर गारा के कच्चे मकान ही मकान बन गए, जिनकी जो रूफ है वो कोई पक्की नहीं है, बल्कि वहां पर या तो उन्होंने तिरपाल लगा रखे या फिर कोई टीन लगा रखे, उनकी उन्होंने छत बना रखी है। यहां पर एक बड़ा जबरदस्त राइटर ने व्यंग मारा है। वो कहती है कि सीमापुरी स्टिल माइल्स अवे, अब भी ये कई मीलों दूर है। कई मीलों दूर का मतलब क्या कहना चाहती है राइटर? कि सिटी के अंदर जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, जो जो फैसिलिटीज लोगों को मिलती हैं, उनसे अभी से सीमापुरी बहुत दूर था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि वहां पर ना रोड थे प्रॉपर, ना वहां शुद्ध पीने के पानी का कोई प्रबंध था, ना वहां पर कोई ड्रेनेज सिस्टम था और ना ही वहां कोई सीवरेज सिस्टम था। इस तरह से ये लोग बहुत ही झुग्गी झोपड़ियों की तरह से, स्लम एरिया की तरह से ये लोग वहां पर रह रहे थे। वहां पे कितने बच्चे रह रहे हैं? लगभग 10,000 रैग पीकर्स हैं एंड हु आर लिविंग अबाउट 30 ईयर्स हियर। 30 साल से वो यहां पर रह रहे हैं। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा आप गौर करके देखिए, सीबीएसई में इस तरह के कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर आपकी बुक में मिलता ही नहीं, जो आपकी टेक्स्ट में नहीं होता। अब यहां आपके क्वेश्चन बन सकता है, कैन यू गैस व्हेन द स्टोरी वाज रिटन? Can you guess when the story Lost Spring Stories of Stolen Childhood was written? क्या आप अंदाज लगा सकते हो कि यह कहानी कब लिखी गई थी? जरा लगाइए अंदाज आप लोग। स्टूडेंट्स जरा गौर करो बेटा, यहां पे 1971 के अंदर ये लोग बांग्लादेश से दिल्ली के अंदर आए और उसके 30 साल, अब ये कह रहा है कि इन लोगों को यहां रहते हुए 30 ईयर्स हो गए हैं। तो इसका मतलब 1971 प्लस 30 इज इक्वल टू 2001। ये स्टोरी लगभग या तो 2000 में या 2001 के अंदर ये स्टोरी लिखी गई है, ऐसा हमें अंदाज होता है इससे। खैर आगे चलिए। यहां राइटर एक और चीज बताती है इनके बारे में, क्योंकि खुद विजिट कर रही है सीमापुरी के अंदर। ये कहते हैं कि आज जितने भी लोग रह रहे हैं, ये 10,000 तो रैग पीकर्स है, इन सब का सीमापुरी के अंदर अगर कोई भी रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई नौकरी कर रहा है, नहीं। सीमापुरी में रहने वाले का मतलब है ही और शी इज ए रैग पीकर, वो केवल कचरा चुगने वाला ही है और इससे बढ़ करके कोई नहीं है। तो यहां ये बता रही है कि इन लोगों के पास देयर इज नो प्रूफ ऑफ देयर आइडेंटिटी। ये कौन है, कहां के हैं, कहां से आए हैं, क्या प्रोफेशन है इनका, इनके पास कोई ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। हाँ, इनके पास एक प्रूफ है और वो क्या है? राशन कार्ड। इनके पास राशन कार्ड है, और राशन कार्ड इसलिए नहीं कि उनको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, नहीं। राशन कार्ड ओनली फॉर गेनिंग, हैविंग द ग्रेन, हैविंग द फूड। राशन कार्ड केवल इसलिए है ताकि उनको फूड मिल पाए, क्योंकि उनकी नजर में फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी।
इन लोगों की नज़र में फूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी नहीं है, फूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों उन दिनों आधार कार्ड वगैरह नहीं हुआ क्या करते थे, पैन नंबर नहीं होते थे, ये सब चीज़ें तो बाद में चली हैं। उस वक्त राशन कार्ड ही एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड होता था जिससे आप लोगों को किसी व्यक्ति का कहाँ का रहने वाला है, कहाँ रहता है, उसकी आइडेंटिटी लगभग पता चलता था। लेकिन इन लोगों को आइडेंटिटी के लिए राशन कार्ड नहीं है, इनको तो अनाज चाहिए, उसके लिए राशन कार्ड इन्होंने बना रखा है। राइट, अब यहां बच्चों एक चीज आई है, ये बता रहा है ग्रेवेज टू दम मीन्स गोल्ड। इन बच्चों के लिए जो ग्रेवेज है जिसमें से ये कचरा चूकते हैं, वो ग्रेवेज डजंट मीन समथिंग एल्स बट फॉर दम इट इज इक्वल टू गोल्ड। अब यहां पर बता रहा है कि बच्चों के लिए वो जो ग्रेवेज है ना, जिसको आप ग्रेवेज बोल रहे हो, वो बच्चों के लिए क्या है, गोल्ड है। Why the writer called them gold? Because they are searching coins from that garbage. And sometimes they get 1 rupee, sometimes they get 2 rupees, sometimes they get 5 rupees, sometimes they get 10 rupees. और इस तरह से बच्चों के लिए उसको गोल्ड कहा गया। It's another matter what this garbage stands for the elders, but for children it is equal to gold. Yes, dear students, एक दिन साहिब बताता है मैडम को, अनीस जंग को वो बता रहा है कि मैडम कभी कभी तो मैं 1 रुपया प्राप्त कर लेता हूं और कभी कभी मैं 10 रुपीज भी यहां से प्राप्त कर लेता हूं। किसके अंदर से, ग्रेवेज के अंदर से। ये बच्चा बताता कि मैडम ये तो एक तरह का माया जाल है। माया जाल बच्चे जानते हो ना आप लोग, कि ये तो एक तरह का माया जाल है। आज मुझे 5 रुपीज मिल गया, मैं सोचता हूं कि कल मुझे 10 रुपीज मिलेंगे, फिर मुझे 6 रुपीज 7 रुपीज मिल गए, मैं सोचता हूं मुझे 15 रुपीज मिलेंगे। इस तरह से मैं रोज इसके अंदर लगा रहता हूं। तो ये एक तरह का माया जाल है। यहां राइटर अब यहां पर देखिए बच्चे की एक साइकोलॉजी दिखाने की कोशिश किया। यहां पर एक विंटर मॉर्निंग के अंदर, सर्दियों की मॉर्निंग के अंदर राइटर ने देखा कि साहिब एक गेट के सामने खड़ा है। एक गेट लगा हुआ है, उसकी फेंस लगी हुई है, गेट है, उस गेट के सामने खड़ा है और अंदर गेट के 2 सफेद यूनिफॉर्म के अंदर अच्छे जवान व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति टेनिस खेल रहे हैं। टेनिस तो बच्चों है ही रिच पीपल का गेम है। तो ये बच्चा उनको खेलते हुए देख रहा है। राइटर वहां चली जाती है और वो पूछती है, यस बच्चे व्हाई यू आर स्टैंडिंग। तो बच्चा घबरा जाता है और एकदम हकला करके बोलता है, नो मैम, नो नो, दिस गेट कीपर अंकल ही अलाउज मी टू एंटर देयर लेटर ऑन एंड आई प्ले देयर एंड आई आल्सो स्विम देयर। मैं अंदर जाकर के, ये अंकल जो है ना गेट कीपर, ये मेरे को बाद में बुला लेते हैं और मैं अंदर जाकर के खेलता भी हूँ और तैरता भी हूँ। यहाँ एक बच्चे की चाइल्डहुड साइकोलॉजी दिखाने की राइटर ने कोशिश की है। एक चाइल्ड साइकोलॉजी यहाँ दिखाई है कि बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो गरीब हो, उसकी साइकोलॉजी सभी को होती है। पुअर चाइल्ड डजंट मीन ही हैज नो ड्रीम्स, ही हैज नो इमेजिनेशन, ही हैज नो डिजायर्स। गरीब की भी इच्छाएं और सपने वही होते हैं जो अमीरों के होते हैं। फर्क इतना ही होता है, द रिच पीपल दे फुलफिल देयर ड्रीम्स बिकॉज ऑफ मनी, और जो पुअर पीपल हैं दे रेसिस्ट देयर डिजायर्स, दे कंट्रोल देयर डिजायर्स। वो बेचारे अपनी भावनाओं को दबा करके रह जाते हैं और वो चीजें वो प्राप्त नहीं कर सकते। राइटर आप लोगों को यही बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर एक और चीज आ रही है। यहाँ पर राइटर कह रही है कि वो बच्चे ने टेनिस शूज डाल रखे हैं, साहेब ए आलम ने टेनिस शूज डाल रखे हैं और उन टेनिस शूज के अंदर कई जगह होल हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि परहैप्स दोज वर द डिस्कार्टेड शूज, वो किसी के द्वारा फेंके हुए जूते, क्योंकि कोई रिच लड़का होगा, कोई बॉय होगा, उसने उनको फेंक दिया। लेकिन वो साहिब ए आलम के लिए तो वही एक सपने पूरे करने वाला एक आर्टिकल है। यहाँ राइटर एक और चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों अगर आप टेक्स्ट के अंदर बहुत गहराई से जाओगे ना, तो आपको एक एक चीज को बहुत सुंदर तरीके से राइटर ने यहां बताने की कोशिश की है। राइटर बता रही है, ही हैज टेनिस शूज बट दोज वर वेरी स्ट्रेंज बिकॉज ही हैज डिसकलर्ड शर्ट एंड ए शॉर्ट। अब यहां गौर करके समझिए कि उस बच्चे ने एक डिसकलर्ड शर्ट और एक शॉर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ पैंट। उसने हाफ पैंट, जिसको हाँ हाफ पैंट ही कहिए आप उसको, उसने एक शर्ट और एक हाफ पैंट पहनी है, लेकिन उनका कलर कैसा है, डिसकलर्ड, उनका कोई कलर ही नहीं है। अब बच्चों यहां आप गौर करके देखिए कि डिसकलर्ड कपड़े कब होते हैं, 2 ही सेंसेज में होता है। एक व्हेन दे आर टोर्न आउट, जब वो घिस घिस करके फटने शुरू हो जाते हैं तब वो डिसकलर्ड हो जाते हैं। और सेकंड वो तब होते हैं व्हेन दे आर नॉट वॉश्ड प्रॉपर्ली, जब उनको प्रॉपर्ली धोया नहीं जाता तब वो डिसकलर्ड हो जाते हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि इसके कपड़े कैसे होंगे। गरीब है, पावर्टी है, इसलिए ऐसी हालत है इसकी। जूते किसी के दिए हुए मिल गए, इसलिए बच्चे ने उनको पहन लिया।
यहां पर इस सेंटेंस के अंदर हमें यह दिखाने की कोशिश की राइटर ने कि उस बच्चे का बचपन झांक करके देख रहा है, वो बच्चा भी वही सा ही करना चाहता है जैसे कि वो रिच पीपल अंदर खेल रहे हैं। कुछ दिन के बाद राइटर देखती है, जब वो कहीं जा रही है तो उसको रास्ते के अंदर साहिब मिल गया, बट ऑन दिस डे साहिब हैज ए कनस्टर इन हिज हैंड, एक कनस्टर उसके हाथ के अंदर है और राइटर उससे पूछती है, यस वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग हियर, तो वो बताता है, मैम आई हैव गॉट ए जॉब ऑन दिस टी स्टॉल, मैंने इस चाय की दुकान के ऊपर नौकरी कर ली है, कितना मिलेगा मुझे, 800 रुपीज पर मंथ प्लस मील, और मुझे खाना मिलेगा 800 रुपए मुझे महीने का, और मुझे खाना भी मिलेगा, इसलिए मैंने ये जॉब कर लिया है। राइटर उससे पूछती है, आर यू हैप्पी विद योर जॉब, क्या तुम अपने जॉब से खुश हो? He does not speak anything, but instead of speaking, he shuffles. Shuffles ये वर्ड मीनिंग्स आपको बताऊंगा अभी। shuffles का मतलब होता है move from one foot to another foot, कभी इस पाँव पर, कभी इस पाँव पर, कभी इस पाँव पर, कभी इस पाँव पर बदलना, ये सफल्स होता है। तो बच्चा कुछ नहीं बोलता और वो इधर उधर हिलता है। इसका मतलब ये है कि इज नॉट हैप्पी विद हिज प्रेजेंट जॉब, वो जॉब तो कर रहा है लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? बिकॉज दिस कनस्टर इज हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग व्हाट दैट ही हैड ऑन हिज शोल्डर। ये जो कनस्टर है ना, जो उस चाय वाले का कनस्टर है, ये उस बच्चे के लिए हैवियर है, ज्यादा भारी है। किससे? वो जो प्लास्टिक बैग ये अपने कंधे पर रखता था। बच्चों यहाँ हैवियर डजंट मीन वजन ज्यादा है, वजन की बात नहीं है यहाँ पर। हैवियर का मतलब ये होगा कि ही इज नॉट हैप्पी विद हिज प्रेजेंट जॉब बिकॉज फर्स्ट ही वॉज द किंग ऑफ हिज ओन बिजनेस। पहले उसका बिजनेस क्या था? कचरा चुकता था। तो वो अपनी इच्छा का बादशाह था, वो फ्री था, वो इंडिपेंडेंट था, उसको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं थी अपना धंधा करने के अंदर। बट नाउ ही इज ए स्लेव, अब वो एक दास बन गया। ही इज ए सर्वेंट, वो अब एक नौकर बन गया और उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी अब छिन चुकी है। इस तरह से स्टूडेंट्स, अब ये साहिब आलम जो एक बच्चा है, जिसको एक लर्नर होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए, टुडे ही हैज बिकम एन अर्नर। ये एक पैसा कमाने वाला बन गया है अब। और बच्चों, इसके साथ ही आप लोगों के मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे ने गरीबी के सामने सरेंडर कर दिया है। इन परिस्थितियों के सामने इसको झुकना पड़ा गरीबी की वजह से। और बच्चों, इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मैं एक बार ये जो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं, ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चों, एक वर्ड आया है स्क्रोगिंग। स्क्रोगिंग का मतलब होता है सर्चिंग। ये उस कचरे के अंदर से जब कुछ ढूंढते हैं उसको यहाँ पर स्क्रोगिंग कहा गया है। अगला है ग्रबेज। ग्रबेज का मतलब तो वेस्ट मटेरियल होता है, कचरा होता है, उसको ग्रबेज कहा गया है। नेक्स्ट है सफल। सफल का मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया, कभी इस पैर पर कभी उस पैर के ऊपर चेंज होना। परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यू होना, कि इनकी गरीबी जो होती है वो कंटिन्यू रहते हैं। डेसोलेशन। डेसोलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन होता है। ये टेंपल के लिए प्रयोग किया गया था। वो टेंपल जो पहले बहुत साफ सुथरा होता था, अब वो डेसोलेशन के अंदर चला गया है। प्रिपेरी। प्रिपेरी का मतलब होता है आउटर बाउंड्री होता है। ये सीमापुरी के लिए प्रयोग किया गया है कि सीमापुरी जो है इट इज सिचुएटेड एट द प्रिपेरी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर है, आउटर बॉर्डर है ये। ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है टेम्परेरी होता है। ये यहाँ पर ट्रांजिट वर्ड प्रयोग किया गया है कि ये जो सीमापुरी वाले जितने भी लोग हैं, इन सब के सब फूड के सर्च में घूमते हैं और जहाँ कहीं पर भी इनको फूड मिल जाता है वहीं पर ये अपना ट्रांजिट टेंट लगा देते हैं। ट्रांजिट टेंट का मतलब इनका टेम्परेरी रेजिडेंस ये वहीं पर बना लेते हैं। टट्टर्ड। टट्टर्ड का मतलब होता है बच्चों टोर्न आउट, बहुत पुराना और फटा हुआ कपड़ा। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं, इनकी सीमापुरी की जो महिलाएं हैं, उनके सभी की जो साड़ियाँ हैं वो सभी टट्टर्ड है, ओल्ड है और बहुत घिसी हुई हैं। और अगला है बच्चों डिस्कलर्ड। डिस्कार्डेड, नॉट डिस्कलर्ड बट डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है रिजेक्टेड। जो जूते इस बच्चे ने पहन रखे टेनिस के, वो डिस्कार्डेड शूज हैं। अब बच्चों, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक बार मैं आप लोगों के साथ उसका थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एक तो बच्चों ये आगा चाइल्डहुड। सेम चाइल्डहुड है, चाहे वो बच्चा भारत का है, चाहे वो बच्चा बांग्लादेश का, चाहे वो पाकिस्तान का, चाहे अमेरिका का है, सभी बच्चे सेम इमेजिनेशंस और सेम ड्रीम्स होते हैं और उन बच्चों के ड्रीम्स फुलफिल होने चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट रिच पीपल कैन फुलफिल बट इट इज प्रॉब्लम विद द पुअर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है बच्चों नॉट लर्नर बट अर्नर। ये बच्चे जो लर्नर होने चाहिए, ये बच्चे जो लर्नर होने चाहिए वो लर्नर ना होकर के क्या बन जा रहे हैं? अर्नर बन रहे हैं। और इन सब अर्नर बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है?
पॉवर्टी एंड सर्कमस्टांसेस, वो रिस्पॉन्सिबल है। उनकी वजह से जिन बच्चों को अब लर्नर होना चाहिए था, स्टूडेंट होना चाहिए था, वो आज कमा करके दे रहे, पैसा कमाने के लिए मम्मी पापा के बराबर के बन रहे हैं। अब इसके क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है साहेब लुकिंग फॉर इन द ग्रैबेज। बात आता है कि साहेब क्या चीज ग्रैबेज के अंदर से ढूंढ रहा है, क्या ढूंढता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ही इज सर्चिंग गोल्ड, ही इज सर्चिंग क्वाइंस। साहेब इज सर्चिंग गोल्ड और क्वाइंस, ही गेट्स, ही फाइंड्स सम डेज 1 रुपीज, 2 रुपीज और अप टू 10 रुपीज। सो ही इज सर्चिंग मनी और क्वाइंस। नेक्स्ट, हैप्पी एट टी स्टॉल। वाज साहेब हैप्पी एट टी स्टॉल। क्या साहेब टी स्टॉल पर खुश था? नो, he was not happy. Why he was not happy? Because his liberty, his freedom was snatched. क्योंकि अब उसकी आजादी छिन गई थी। So he was not happy. Before it, he was the king of his own will. He was his own king. But today, he is not his own king, but he has to work according to the desire of his owner, according to the desire of his master. So he was not happy. Next, reason of migration to cities. The villagers. What is the reason of the villagers who migrate from villages to cities? जो लोग गांव से शहर की तरफ जाते हैं उसका रीजन क्या है, क्यों लोग माइग्रेट होते हैं? साहिब ए आलम की कहानी पढ़ करके हमें पता चलता है कि इन द विलेजेस दे हैव नो सोर्स ऑफ फूड, they have no source of jobs, so they come to cities for the jobs and in search of food. तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर अब आप लोगों का इस लॉस्ट स्प्रिंग का पहला जो टॉपिक है, पहला चैप्टर है, पहली स्टोरी है, वो हमारी यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आज का हम केवल इतना ही क्लास लगाएंगे। आगे जो बच गया ये आई वांट टू ड्राइव ए कार, ये हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बच्चों इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।